स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज हिस्ट्री स्पेशल ये क्लास जिसमें कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से चर्चा किया कि लॉर्ड कैनिंग जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश हुकूमत का पहला गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था। 1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था समाप्त हुई और भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम हुआ और गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। पहला वायसराय मैंने बताया लॉर्ड कैनिंग, और उसी के बाद जो है दूसरा वायसराय आता है जिसकी भारत में मौत हो जाती है, उसका नाम था लॉर्ड एल्गिन। सिर्फ 1 साल के लिए ही वायसराय रहा और अपने 1 साल के कार्यकाल में ही कुछ ऐसा किया जो कि हमसे आपसे परीक्षाओं में ये पूछा जाता रहा है। शुरू करें आज के इस सेशन को। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है, भारत में पहली टेलीग्राम सेवा कब शुरू की गई? अकाल आयोग का गठन कब हुआ, किसने किया? शानदार निष्क्रियता की नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? इस सेशन में हम लोग एल्गिन और जॉन लॉरेंस दोनों को पढ़ेंगे। जॉन लॉरेंस जो कि 1864 से लेकर के जो है 69 तक रहा था। एल्गिन प्रथम कौन? एल्गिन प्रथम जिसके शासनकाल में जो है वहाबी आंदोलन, हालांकि वहाबी आंदोलन तो जो है बहुत पहले ही 1820 में जो है शुरू हुआ था, 1820 में। किसके शासनकाल में? तो इसको समाप्त किया गया तो आप कहेंगे एल्गिन प्रथम के शासनकाल में। एल्गिन प्रथम जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, आप कहेंगे 1862 से लेकर के 63 तक रहा था। इसी के शासनकाल में वहाबी आंदोलन को जो है समाप्त किया गया था। आपको जानकारी के लिए जो है बताएं कि वहाबी आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? 1820 में। कारण क्या था? तो अरब के इस्लामिक नेता जिनका नाम था अब्दुल वहाब के नेतृत्व में विश्व के मुसलमानों के द्वारा जो किया गया आंदोलन था उसी को वहाबी आंदोलन कहा गया। कौन सा आंदोलन? वहाबी आंदोलन कहा गया। अरब के खलीफा अब्दुल वहाब के द्वारा, कहीं कहीं लिखा होगा अब्दुल्लाह वहाब, है एक ही नाम प्यारा सा, वहाब के समर्थन में किया गया आंदोलन, अब्दुल वहाब के समर्थन में किया गया आंदोलन ना, अब्दुल वहाब के समर्थन में किया गया आंदोलन को ही किस नाम से जाना गया? तो आप कहेंगे इसे वहाबी आंदोलन के नाम से जाना गया। समर्थन में किया गया आंदोलन। अब आप कहेंगे कि ये आंदोलन क्यों हुआ, उसके पीछे उद्देश्य क्या थे? तो भारत हिंदुस्तान पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन व्यवस्था स्थापित की, उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत का शासन हुआ, तो भारत से लगने वाले जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर भी ब्रिटिश हुकूमत जो है हावी हुई और उसमें सबसे सर्वप्रमुख जो था वो अफगानिस्तान का बेल्ट था। अफगानिस्तान का बेल्ट जो पूरी तरीके से जो है इस्लामिक क्षेत्र उस समय था और उस पर भी ब्रिटिश हुकूमत का जब शिकंजा कसा तो उससे लगने वाला जो फारस क्षेत्र था, फारस बोले तो ईरान इराक का क्षेत्र, उन दिनों हुरमुज से होकर के यूरोप से व्यापारिक जो है गतिविधियां भी संचालित होती थी।
इसलिए भी इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का जो है नज़र था। और एशिया खंड से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए, ईसाइयों के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए इस्लाम धर्म के धर्मगुरु अब्दुल वहाब के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसी को वहाबी आंदोलन कहा गया था। तो अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इसका कारण क्या था, इसका कारण तो मैंने बताया। कारण क्या था? तो पहला कारण तो जो है भारत में ये आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय अरब के जो खलीफा थे इस्लाम धर्म के, उनके समर्थन में किया गया जो है आंदोलन था। लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या था? अगर जो है पूछा जाए कि इस उन आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो आप कहेंगे एशिया से ब्रिटिश साम्राज्य का सफाया। और इसलिए जो है न सिर्फ जो है आंदोलन किया गया बल्कि जिहाद का नारा भी दिया गया था ईसाई धर्म के लोगों के प्रति। पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये आंदोलन काफ़ी जो है चर्चा में रहा था। वो अलग बात थी कि ये बहुत लंबा नहीं चल पाया और अंततोगत्वा एल्गिन के समय में इसको ख़त्म कर दिया गया। एल्गिन, जिसके बारे में मैंने बताया था कि अगर जो है आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड एल्गिन की जो है मौत कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे एल्गिन की मौत हुई कहाँ पर? शिमला में। कहाँ पर? शिमला में इसकी मौत हुई। शिमला उन दिनों भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। 1856 में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है समर कैपिटल बनाने का जो फरमान सुनाया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और वहीं शिमला में एल्गिन चला जाता है। कहा जाता है कि वहीं पर इसको जो है दफना दिया गया था और कुछ समय के बाद जो है उसकी डेड बॉडी जो है फिर निकाल करके और वापस ब्रिटेन भेज दी गई थी। एल्गिन के चले जाने के बाद जो है अस्थायी गवर्नर बनाया गया था। किसको? तो आप कहेंगे कि इसकी मृत्यु के बाद जो अस्थायी गवर्नर जनरल बनाया गया, अस्थायी गवर्नर जनरल जिनको बनाया गया, उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज नेपियर। ये वही नेपियर था जिसने कि सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिला लिया था। और दूसरा जो व्यक्ति जिसका जो है नाम था जॉन विलियम। ये दोनों ने मिल करके तब तक ये व्यवस्था चलाई, यानी गवर्नर की जिम्मेदारी निभाई, जब तक इनका जो है इनका उत्तराधिकारी कौन आ जाता है? तो इनका उत्तराधिकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जिसको भेजा गया वो भारत में ही था। बस उसको ये जॉन लॉरेंस जो कि 1857 की क्रांति के समय ये पंजाब का जो है गवर्नर रहा था। और 1857 की क्रांति में ब्रिटिश हुकूमत को खास करके दिल्ली पर पुनः कब्जा करने में जो है इसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहरहाल अब इसको जो है बनाया जाता है क्या? अगला गवर्नर जनरल बनाया जाता है और इसे भारत का रक्षक वायसराय किसको कहा गया? जॉन लॉरेंस को कहा गया था। किसको कहा गया? जॉन लॉरेंस को कहा गया, जिसका शासनकाल 1864 से लेकर के 69 तक रहा, 5 वर्ष तक रहा। इसको भारत का रक्षक वायसराय क्यों कहा गया था? इसके पीछे का कारण था, इसने ऐसा क्या कर दिया था? तो मैंने बताया ना 1857 की क्रांति के समय जॉन लॉरेंस पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। और दिल्ली पर जब क्रांतिकारी सैनिकों ने अपना कब्जा कर लिया, दिल्ली के लाल किले पर क्रांतिकारी सैनिकों का कब्जा हुआ। लगभग 1 साल तक दिल्ली क्रांतिकारी सैनिकों के जो है कब्जे में रही। वहां पुनः ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने में या कह लो क्रांतिकारी सैनिकों को जो है हराने में इसका जो है बड़ा योगदान रहा।
और इसीलिए इसको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया था। क्या कहा गया? रक्षक। तो आपसे पूछा जाए भारत का रक्षक वायसराय जो है किसको कहा गया या किसको उपाधि मिली थी, तो जॉन लॉरेंस को। सॉरी, ये भारत का रक्षक नहीं, भारत का भक्षक था, लेकिन अंग्रेजों के लिए जो है ये भारत का रक्षक था। कारण 1857 की क्रांति के समय जॉन लॉरेंस पंजाब का गवर्नर था और 1857 में दिल्ली पर पुनः कब्जा करने में विशेष योगदान इसीलिए इसको जो है भारत का रक्षक कहा गया था। किसको? जॉन लॉरेंस को। आगे देखते हैं। भूटान का ब्रिटिश भारत पर आक्रमण जॉन लॉरेंस के शासनकाल की दूसरी जो है प्रमुख घटना रही थी और इसी के शासनकाल में भूटान, जो कि भारत के पड़ोस में स्थित वह छोटा सा देश है जो कि भारत में डोकलाम वाला जो मामला हुआ था, उन डोकलाम वाले मामले में भी जो है सही तो ये था कि वो मामला चाइना और भूटान के बीच का था, लेकिन भारत को उसमें इंटरफेयर इसलिए करना पड़ा कि अगर डोकलाम सहित इन क्षेत्रों पर चीन का कब्जा होगा तो वो भारत के लिए जो है समस्या होगा, क्योंकि चाइना वाले भले उनकी आंख खुलती नहीं है लेकिन हमेशा भारत को आंख दिखाते रहे हैं। हालांकि भारत अब 1962 का भारत नहीं, 2024 का भारत है। अगर वो आंख दिखाएं तो जो है उनको आंख फोड़ने की औकात रखता है। बगल में छोटा सा देश भूटान पर ब्रिटेन ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को लेकर के जो है लगातार प्रयासरत रहा और उस समय तिब्बत, आज चूंकि तिब्बत को चाइना निगल गया है, तिब्बत वाले बेल्ट पर या कह लो कि तिब्बत पर अपना जो है प्रभाव जमाए रखने के लिए जो ये डुवर्स का जो है क्षेत्र था, इस पर इनका कब्जा होना जो है, इनका ब्रिटिश हुकूमत का जो है कब्जा जरूरी था। सामरिक दृष्टिकोण से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण था, इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि उधर चाय के बागान जो बहुत अधिक थे और इसलिए भी जो है उस पर ब्रिटिश लोगों का जो है नजर थी। इसीलिए अंग्रेजों ने ये जो है लॉरेंस ने एस्ले ईडन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? एस्ले ईडन के जो है नेतृत्व में एक शांति प्रस्ताव जो है शांति मिशन भेजा। कहां भेजा था ये शांति मिशन? तो भूटान में भेजा। शांति मिशन भूटान में भेजा गया। भूटान के उस समय जो शासक थे जिनका नाम वांगचुक था, उन्होंने इनके जो है इस शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एस्ले ईडन ने मनगढ़ंत कहानी बनाया कि हमारे साथ जो है मिसबिहेव किया गया, दुर्व्यवहार किया गया और उसी को लेकर के इन दोनों का मतलब ब्रिटिश भारत, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भूटान के बीच जो है जब मामला बढ़ा तो भूटान ने सबसे पहले ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस के धर्रे पर चलते हुए और अपने से 10 गुना से भी बड़ा साम्राज्य पर उसने अटैक किया। किसने? भूटान ने। कब? 1865 में। तो आपसे कहे ब्रिटिश भारत पर जो है ब्रिटिश भारत पर भूटान का आक्रमण कब हुआ था? 1865 में।
किसके शासनकाल में? तो उस समय भारत में किसका शासनकाल था? तो उस समय भारत में जॉन लॉरेंस का शासनकाल था। किसका? जॉन लॉरेंस का। जॉन लॉरेंस का शासनकाल था उस समय भारत में, जब अटैक किया गया था। उस समय भूटान के जो है शासक कौन थे? तो आप कहेंगे वांगचुक। भूटान के ये शासक थे। चूंकि डुवर्स नामक जगह पर जो है ये युद्ध हुआ, इसीलिए इसको डुवर्स युद्ध के नाम से जाना गया। कहीं कहीं डुवर्स लिखा होगा। और अंततोगत्वा ब्रिटिश हुकूमत को संधि करने पर वो छोटा सा देश भूटान ने मजबूर कर दिया। सिनचुला नामक जगह पर इन दोनों के बीच जो संधि हुई 1866 में, और इसे सिनचुला की संधि कहा गया, जिसके तहत भूटान और ब्रिटिश भारत का युद्ध समाप्त हुआ था। बहरहाल ब्रिटिश सेना को अपना जो है पैर पीछे हटाना पड़ा। प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो आप कहेंगे जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। जॉन लॉरेंस के शासनकाल में ही प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा, और ये समुद्री टेलीग्राम जो है कहां से कहां तक? तो आप कहोगे यूरोप से इंडिया। कहां? यूरोप से इंडिया के बीच में ये टेलीग्राम सर्विस शुरू किया गया था। वैसे भारत में सबसे पहले टेलीग्राम सर्विस अगर जो पूछा जाए कि किसने शुरू किया, तार सेवा किसने शुरू किया, तो आप कहेंगे सबसे पहले जो है 1853-54 में टेलीग्राम सर्विस को भारत में शुरू किया था लॉर्ड डलहौसी ने। किन दो शहरों के बीच शुरू किया? तो कलकत्ता और आगरा के बीच। यानी प्रथम टेलीग्राम सर्विस, टेलीग्राम सेवा कब? 1853 टू 1854 के बीच में। किन दो शहरों के बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे आगरा और कलकत्ता। आगरा और कलकत्ता के बीच में ये तार सर्विस, टेलीग्राम सर्विस शुरू किया गया था। और उस समय भारत का जो है गवर्नर जो था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी ना, लॉर्ड डलहौजी। तो ये रही थी टेलीग्राम सर्विस की कहानी। भारत में पूछेगा कि पहला जो है समुद्री टेलीग्राम सर्विस किसके समय में शुरू हुआ? जॉन लॉरेंस के समय में शुरू हुआ था, यूरोप टू इंडिया। लेकिन सर्वप्रथम भारत में टेलीग्राम सर्विस जब ऐसे पूछेगा तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कलकत्ता से आगरा के बीच में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, अकाल आयोग का गठन कब किया गया था? अकाल आयोग का जो है गठन, हालांकि ये यहां तो नहीं होना चाहिए था। अकाल आयोग का गठन कहा जाता है कि उस समय का एक इतिहासकार जिसका नाम था जॉन फ्रीड, जिसने लिखा था कि लॉरेंस अपने साथ जो है अकाल और भूखमरी लेकर के आए हैं। और ये अकाल उस समय 1865-66 का वो दौर था, जब कहाँ पर एक क्षेत्र था उड़ीसा और दूसरा बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में अकाल पड़ा था। इसके लिए जो अकाल आयोग बनाया गया उसका जो है नेतृत्वकर्ता कौन था? तो आप कहेंगे कि कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। यानी कैंपबेल के जो है नेतृत्व में इस अकाल आयोग का गठन किया गया था। किसने कहा था? जॉन फ्रीड के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया था। क्या कहा गया था?
लॉरेंस अपने साथ अकाल और भूखमरी लेकर आए हैं। भूखमरी लेकर आए हैं। उस समय इतिहासकारों की स्थिति वैसी ही होती थी जैसे आजकल मीडिया कर्मियों की होती है। जिसका खाते थे उसका गाते थे, जिसका नहीं खाते थे उनके खिलाफ गाते थे। तो एक वायसराय के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट देना उस समय बड़ी बात थी। और जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फाइनल मैच का देखा जाना और राहुल गांधी के द्वारा उनकी उपस्थिति को पनौती कहा जाना, आप लोगों ने देखा। इनके खिलाफ मानहानि का केस तक हुआ था। अगला, शानदार निष्क्रियता की नीति के लिए किसको जाना गया? तो आप कहेंगे लॉरेंस को जाना गया। लॉरेंस को जो है कहा गया। और किसके मामले में इसने शानदार निष्क्रियता की नीति दिखाई थी? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के संदर्भ में। और उसके पीछे जो है रीजन था कि उससे पहले ही जो भूटान वाला जो मामला चला था, भूटान जैसे देश ने इनको भुट्टा की तरह भून के रख दिया था। इसलिए अफगानिस्तान वाले मामले में जो है ये इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। ये भी एक वजह था। और अपनी शानदार निष्क्रियता की नीति के लिए, या इसी को जो है अहस्तक्षेप की नीति के लिए जो है कहा गया कि अहस्तक्षेप कौन जाना गया? तो आप कहेंगे जी हाँ, लॉरेंस एंड कंपनी। लॉरेंस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और लॉरेंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों से पूछा जाता है कि लॉरेंस, जॉन लॉरेंस या लॉरेंस जो किस राज्य का 1857 की क्रांति में किस राज्य का गवर्नर था? तो आप कहेंगे कि ये पंजाब का गवर्नर रहा था। कहाँ का? पंजाब का गवर्नर रहा था। लेकिन अगर जो है आप से पूछा जाए कि गवर्नर रहते हुए जॉन लॉरेंस ने भारत के किस क्षेत्र पर 1857 की क्रांति में पुनः कब्जा करने में सफलता प्राप्त की थी, तो उस प्रश्न का जवाब होगा नई दिल्ली। क्या जवाब होगा? नई दिल्ली नहीं, दिल्ली। नई दिल्ली तो बाद में हुई थी। वो दिल्ली को पुनः प्राप्त करने में जो है इसने विशेष योगदान दिया था। अपने शानदार निष्क्रियता की नीति के लिए किसको जाना जाता था? जॉन लॉरेंस को जो है जाना गया। किसको? जॉन लॉरेंस को जाना गया। या भूटान भारत का जो है युद्ध हुआ था, इसी के शासनकाल में जो है हुआ था। जॉन लॉरेंस के बाद भारत में अगला व्यक्ति जो आता है उसका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था? लॉर्ड मेयो, जो कि 1869 से लेकर के और कब तक? तो 1872 तक, 1872 तक जो है ये अपने पद पर बना रहा था। लॉर्ड मेयो अपने शासनकाल में कौन कौन सी उपलब्धि अर्जित करता है, क्या क्या किया, क्यों किया, आज के संदर्भ में उसके द्वारा किए गए कार्यों का क्या महत्व है, अगले क्लास में, अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।